हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के सामाजिक और आर्थिक आधार के बारे में बात करें तो यह सिर्फ 16,000 वर्ग मील भूमि के क्षेत्रफल पर फैला है और विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है। किंतु अपने विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विट्ज़रलैंड का संविधान और यहाँ की शासन व्यवस्था अपना विशिष्ट स्थान रखती है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्ज़रलैंड, जहाँ विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल, रेड क्रॉस का मुख्यालय और विश्व प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशालाओं में से एक है। जैसा कि रेपार्ड ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, आ हैप्पी आइसलैंड इन अ सी ऑफ अनरेस्ट। स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विट्ज़रलैंड हैज़ बीन थ्रू आउट द एजेस एज अ रिपब्लिक। और स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं, और इस गणतंत्री भावना की प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के अर्थात सिंगल एग्जीक्यूटिव के स्थान पर बहुल कार्यपालिका अर्थात मल्टीपल एग्जीक्यूटिव को अपनाया गया है। स्विस नागरिक जितनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सहभागिता निभाते हैं उतनी शायद किसी अन्य राज्य के अन्य देश के नागरिक नहीं निभाते हैं। यहाँ का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बात करते हैं हम स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक व्यवस्था की, तो यह एक भारत की ही तरह विविधता में एकता को अपनाए हुए हैं और राष्ट्रीय एकता का एक आइडियल एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ विभिन्न भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% रोमन भाषाई हैं। इसी प्रकार से यहाँ 58% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाते हैं, 40% रोमन कैथोलिक को, और 1% यहूदी और 1% अन्य हैं। लेकिन इन सब में यहाँ की राष्ट्रीय एकता को कोई बाधा नहीं पहुँचती है। जॉन ब्राउन मेसन ने इस संदर्भ में लिखा है कि भाषा तथा धर्म संबंधी स्पष्ट विविधता के होते हुए जिस कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अनेक अध्ययनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें उससे यह प्रमाणित होने की आशा दिखाई देती है कि उन राष्ट्रों में भी उच्च कोटि का सहयोग संभव है जिनमें संस्कृति संबंधी व्यापक भिन्नता पाई जाती है और जिनमें स्वतंत्रता की शक्तिशाली परंपरा चली आई हो। साथ ही यहाँ के लोग सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। स्विस लोगों की अगर हम चरित्र की बात करें तो इनमें सूझबूझ, विनम्रता और सहिष्णुता तीव्र मात्रा में है और यह यहाँ पर मध्यम वर्ग का वर्चस्व है। ना तो बहुत ज़्यादा अमीरी है और ना ही बहुत ज़्यादा गरीबी है, अर्थात तीव्र आर्थिक असमानता का यहाँ अभाव पाया जाता है। साथ ही यहाँ उग्र दलबंदी और व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है, जैसा कि अन्य देशों में होता है। बात करते हैं हम विश्व जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था की, तो पर्यटन स्थल और घड़ियों के प्रमुख निर्माण स्थल में तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ही। साथ ही यहाँ पर कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग और पर्यटन सभी कुछ विकसित स्थिति में है। उदारवादी अर्थव्यवस्था से लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की ओर ये यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो प्रस्थान कर रही है। यहाँ पर
अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के विश्व में के अन्य देश के किसी भी तुलना में सामाजिक सुरक्षा की अधिक व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश वहाँ के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। सामाजिक सुरक्षा क्या है? बेकारी, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, इन चीज़ों से वहाँ के नागरिकों को एक सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रक्षा करना। और अगर हम स्विट्जरलैंड के संविधान को देखें तो यहाँ पर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रबंध अन्य देशों की तुलना में उत्तम है। यहाँ के जो कैंटन्स हैं वहाँ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ बीमारी, अंग भंग और वृद्धावस्था में राजकीय सहायता की व्यवस्था की गई है। साथ ही दुर्घटना से पहुंची आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए भी बीमे की व्यापक और समुचित व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बेरोजगारी की स्थिति लगभग नहीं के बराबर है। और यही कारण है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। और स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर बनाने में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने बहुत योगदान दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता है। तो स्विट्जरलैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। बात करते हैं हम व्हाई इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कि हम स्विस संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन क्यों करें, क्या महत्व है इसका। तो इसके महत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र राष्ट्र है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब, जैसा कि मैंने अपने पहले भी बताया है आपको, रिपब्लिक मीन्स जहाँ का राजतंत्र नहीं हो, वंशानुगत आधार पर वहाँ के राजा का या वहाँ के जो हेड ऑफ नेशन है उसका चुनाव ना होकर जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाए, अर्थात जहाँ का शासनाध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता हो, उसे हम गणराज्य कहते हैं। रेपार्ड ने जैसा कि कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विट्जरलैंड हैज़ बीन थ्रू आउट द एज ऑफ रिपब्लिक। और यहाँ पर सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं। और इसी गणतंत्रीय भावना के कारण वहाँ पर एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव की अपेक्षा मल्टीपल एग्जीक्यूटिव है। जैसा कि हैंस हुबर ने लिखा है कि राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासी के लिए एक विदेशी बात है। किसी शासक की शक्तियों विशेषाधिकारों के लिए उनके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए सब नागरिक समान है का मामला है। उनका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता है और ना ही किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के ही द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ना केवल वंशानुगत शासन व्यवस्था के खिलाफ है, वरन एक ही व्यक्ति को समस्त शक्तियाँ प्रदान करने के भी स्विट्जरलैंड का संविधान खिलाफ है। दूसरी, हम इसके अध्ययन के महत्व इस आधार पर भी करते हैं कि ये प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है। इट इज़ अ बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को भी अपनाया गया है। और जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था, उसी प्रकार से आज स्विट्जरलैंड है। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी ज़्यादा सीमा स्विट्जरलैंड में है, उतनी सीमा अन्य किसी लोकतंत्र के देश में प्रदान नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 5 स्विस कैंटनों में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जनमत संग्रह, लोक निर्णय और आरंभक का भी स्विट्जरलैंड में ही प्रावधान है और तो वर्तमान सीमा तक इसका बहुत पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र घर होने का दावा सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थायी तटस्थता की, परमानेंट न्यूट्रलिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्र तटस्थ नहीं है, कुछ गिने चुने ही राष्ट्र तटस्थ हैं। तटस्थता का मतलब यह नहीं है कि वो किसी और का विरोध करने के काबिल ना हो। तटस्थता का मतलब ये भी नहीं है कि वो दूसरे अगर विश्व के अन्य राष्ट्र उस पर अत्याचार करे तो वो सह ले। इसका मतलब है कि विश्व के विभिन्न राज्य जब एक दूसरे का विरोध करने में लगे रहे हैं, स्विट्जरलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1815 की जो वियना कांग्रेस थी उसने स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता दी और 1919 की वर्साय संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्जरलैंड ने इस बात पर बल दिया कि वहाँ पर उसे एक स्थायी रूप से तटस्थ राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और सभी राज्यों ने स्विट्जरलैंड की इस डिमांड को भी स्वीकार कर लिया। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में भी स्विट्जरलैंड ने युद्धरत दोनों पक्षों की स्थिति को स्वीकार किया और दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए रखे। हिटलर और मुसोलिनी ने भी उनको तटस्थता को बनाए रहने दिया और इसी नीति के कारण लगभग इसने 2001 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्राप्त नहीं की, किंतु सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त कर लिया। बात करते हैं हम भारत की तटस्थता और स्विट्जरलैंड की तटस्थता में अंतर को। तो भारत की तटस्थता नहीं है, यह असंलग्नता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है और इसमें दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि भारत ने जब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी उस समय पूरा जो विश्व था उसमें शीत युद्ध चल रहा था पश्चिमी और साम्यवादी राष्ट्रों में के मध्य, और भारत और अन्य देश जो कि नाम के सदस्य थे वो इन सब से अलग तटस्थ रहना चाहते थे। लेकिन आधुनिक विश्व के अन्य कथित राष्ट्र तटस्थता की स्थिति में नहीं कह सकते हैं। सिर्फ स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थों में ही तटस्थ है। उसे विश्व के अन्य जो राष्ट्र है अगर उनके मध्य कोई मतभेद होता है, कोई विवाद होता है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थिति न केवल प्राप्त की है वरन परस्पर विरोधी राज्यों के बीच भी संपर्क सूत्र का कार्य किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड किसी भी आक्रमण से रक्षा के लिए तत्पर ना हो और सक्षम ना हो। बात करते हैं हम इसकी अगली इम्पोर्टेंस की, जो कि है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। वैसे तो एकल कार्यपालिका जहाँ की वास्तविक और नाममात्र का शासक एक ही हो, दोहरी कार्यपालिका जैसा कि भारत और ब्रिटेन में पाई जाती है कि यहाँ पर वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालिका में भेद होता हो, लेकिन स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में एक या दो नहीं वरन 7 सदस्य होते हैं जो कि शासन व्यवस्था का संचालन कुशलतापूर्वक करते हैं। ये यहाँ पर कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक है, लेकिन दोनों के इसमें गुणों का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान है।
कल हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।